हेलो एवरीवन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने इसका पिछला सीजन अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले उसे भी जरूर चेकआउट कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सीजन की तरफ। इस सीजन के अंदर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर्स की काफी सारे दुश्मनों के साथ जबरदस्त फाइट हो जाती है, जहां पर अब हम देखते हैं कि क्याई बुफान और उनके साथी अपनी भयंकर दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। क्याई बुफान अपनी मुट्ठी के एक ही वार से हवा में एक भयंकर दबाव बनाते हैं। डाकुओं के सरदार और उसके साथियों को समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ। वे जमीन पर एक जादुई घेरे में कैद होकर तड़पने लगते हैं और पलक झपकते ही धराशायी हो जाते हैं। जो डाकू कुछ ही देर पहले मासूमों पर अत्याचार कर रहे थे, वे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। व्यापारियों का प्रमुख, जो अपने दल की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाए हुए था, दौड़कर वानफा सेक्ट के शिष्यों के पास आता है और हाथ जोड़कर उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता है। वे बताते हैं कि इन दुष्ट डाकुओं से उनकी जान बचाकर उन्होंने उन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। शिष्य बेहद सादगी से जवाब देते हैं कि ऐसे नीच और खूंखार अपराधियों का सफाया करना उनका कर्तव्य था और इसमें किसी बड़े औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। वे व्यापारियों को सुरक्षित आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। व्यापारी प्रमुख हट करते हुए अपनी उंगली से एक मूल्यवान स्टोरेज रिंग निकालता है, जिसमें 10,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स भरे हुए थे, और उसे भेंट के रूप में शिष्यों को देने की कोशिश करता है। लेकिन वानफा सेक्ट के स्वाभिमानी शिष्य उस भारी धन को लेने से साफ मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने किसी इनाम या पैसों के लालच में उनकी जान नहीं बचाई है। व्यापारी प्रमुख शिष्यों की इस महानता और निस्वार्थ भावना से बेहद प्रभावित होता है। वो बार बार विनती करता है कि वे उन्हें कम से कम अपना आभार व्यक्त करने का एक छोटा सा अवसर तो दें। जब व्यापारी प्रमुख देखता है कि शिष्य धन स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो अत्यंत विनम्रता से पूछता है कि वे सब किस दिशा में जा रहे हैं और क्या उनका कोई विशेष गंतव्य है। सीनियर सिस्टर चिंगचेंग बताती हैं कि वे केवल दुनिया का भ्रमण करने और अनुभव प्राप्त करने निकले हैं। उनका कोई एक तय ठिकाना नहीं है। ये सुनकर व्यापारी प्रमुख अपना परिचय देता है कि वो पास ही स्थित प्रसिद्ध शुइजे सिटी के शक्तिशाली किन फैमिली का मुख्य वरिष्ठ अधिकारी एल्डर शिनजिए है। वो शिष्यों से आग्रह करता है कि क्योंकि शुइजे सिटी उनके रास्ते में ही पड़ता है, इसलिए वे कुछ समय के लिए उनके किन फैमिली के महल में अतिथि बनकर चलें, ताकि उनका परिवार उनकी उचित खातिरदारी कर सके। क्याई बुफान और हुआ एन आपस में विचार करते हैं। वे जानते थे कि क्विन फैमिली के लोग संभवतः उनसे दोस्ती करने और सुरक्षा पाने के उद्देश्य से उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि शुइजे सिटी उनके गंतव्य यिंगचियन की दिशा में ही था, इसलिए वे केवल एक दिन के लिए उनके निमंत्रण को स्वीकार करने पर सहमत हो जाते हैं। यात्रा के दौरान एल्डर केंजिए उत्सुकता से पूछता है कि शिष्यों के शानदार पहनावे और अलौकिक प्रभाव को देखकर लगता है कि वे निश्चित रूप से ब्रह्मांड के किसी बहुत बड़े और प्रसिद्ध संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन सीनियर सिस्टर चिंगचेंग और अन्य शिष्य बहुत ही सरलता से जवाब देते हैं कि वे एक बेहद छोटे और गुमनाम संप्रदाय से आते हैं, जिसका नाम बताने लायक नहीं है। एल्डर केंजिए उनकी विनम्रता की झूठी तारीफ करता है और कहता है कि इतने छोटे संप्रदाय से होने के बावजूद उनका साधना स्तर और आचरण किसी महान सम्राट के शिष्यों जैसा है। कुछ समय बाद पूरा दल शुइजे सिटी की सीमा में प्रवेश करता है। शहर का दृश्य सचमुच मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। पूरा विशाल शहर पानी की सतह पर तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। शहर के प्रवेश द्वार पर क्विन फैमिली के रक्षक और मुख्य प्रबंधक उनका स्वागत करने के लिए पहले से मौजूद थे। एल्डर क्विनजिए ने कल रात ही अपने परिवार को संदेश भेज दिया था कि महान रक्षकों का दल उनके साथ आ रहा है। क्विन फैमिली के पेट्रियार्च यानी कुलपति खुद आगवानी करने बाहर आते हैं और शिष्यों को बड़े आदर सत्कार के साथ अपने विशाल और भव्य महल के भीतर ले जाते हैं। किन फैमिली के मुख्य दरबार में बेहद आलीशान दावत का आयोजन किया गया था। तरह तरह के अलौकिक व्यंजन और मदिरा परोसी गई थी। किन फैमिली के हेड शिष्यों का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि उनके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की जान बचाकर उन्होंने किन फैमिली पर कभी न उतरने वाला कर्ज चढ़ा दिया है। बातचीत के दौरान क्विन फैमिली के लोग बार बार बेहद चालाकी से शिष्यों के पृष्ठभूमि, उनके मास्टर का नाम और उनके संप्रदाय की असली ताकत जानने की कोशिश करते हैं। क्याई बुफान और हुआ एन उनकी चालाकी को भांप लेते हैं। वे बहुत ही चतुराई से जवाब देते हैं कि उनके गुरु एक अत्यंत साधारण और गुमनाम साधक हैं, जिनका नाम मो फ्यू है, और उनके दादा गुरु का नाम हुआंगू था, जिन्हें बाहर की दुनिया में कोई नहीं जानता। किन फैमिली के लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जोंगझो के किसी भी बड़े घराने में इन नामों को कभी नहीं सुना था। दावत खत्म होने के बाद एक सेवक शिष्यों को किन फैमिली के सबसे शांत और खूबसूरत गेस्ट कोर्टयार्ड में ले जाता है। सेवक आदरपूर्वक कहता है कि यदि उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो वे निसंकोच आदेश दें, लेकिन सीनियर सिस्टर किंगचेंग उस सेवक को वहां से जाने के लिए कह देती हैं। सेवक के जाते ही दल के साथ मौजूद एक छोटी अलौकिक बच्ची, जिसका नाम मिंग्युए था, का चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है।
सीनियर सिस्टर क्विंग चेंग तुरंत कमरे का दरवाजा बंद करती हैं और पूछती हैं कि क्या बात है और मिंग्युए इतनी घबराई हुई क्यों है। मिंग्युए कांपती हुई आवाज में बताती है कि जब वे महल के रास्ते से गुजर रहे थे तो उसने अपनी विशेष अलौकिक दृष्टि से क्विन फैमिली के परिसर के सबसे गहरे और गुप्त हिस्से के भीतर का भयानक दृश्य देखा है। मिंग्युए बताती है कि महल की गहराइयों में एक बहुत बड़ा और खौफनाक गुप्त तहखाना बना हुआ है जहां एक विशालकाय कड़ाहा यानी कॉल्ड्रॉन रखा गया है। उस गुप्त कमरे में सैकड़ों मासूम साधकों को लोहे की भारी जंजीरों में जकड़कर कैद किया गया है। किन फैमिली के दुष्ट लोग उन बेकसूर इंसानों का पूरा खून धीरे धीरे निचोड़ रहे हैं। वहां पर इंसानी खून और आत्माओं से बनने वाली दवाइयों यानी ह्यूमन पिल्स की शीशियां रखी हुई हैं। वो खौफनाक नजारा किसी नरक से कम नहीं था। ये सुनते ही काई बुफान और हुआ एन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। काई बुफान गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए चिल्लाते हैं कि ये किन फैमिली के लोग इंसान के रूप में खूंखार जानवर और दरिंदे हैं। उन्होंने रास्ते में जिन नीच लोगों की जान बचाई वे असल में इंसानों का खून पीने वाले राक्षस निकले। हुआ एन कहते हैं कि उन्हें अब समझ आया कि दावत की मेज पर किन फैमिली के मुख्य लोग बार बार उनके गुरु और संप्रदाय के बारे में क्यों पूछ रहे थे। वे ये जांच रहे थे कि क्या शिष्यों के पीछे कोई बड़ी ताकत खड़ी है या नहीं। जब उन्होंने देखा कि शिष्य एक साधारण बैकग्राउंड से होने का नाटक कर रहे हैं तो क्विन फैमिली ने मन ही मन उन्हें पकड़कर खौफनाक ह्यूमन पिल्स में बदलने की खौफनाक साजिश रच ली थी, क्योंकि वानफा सेक्ट के शिष्यों का आध्यात्मिक खून और शुद्ध ऊर्जा सामान्य इंसानों से 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी। शिष्य आपस में तुरंत चर्चा करते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। काई बुफान कहते हैं कि वे तुरंत जाकर उन दरिंदों का सफाया करेंगे और गुप्त कमरे में तड़प रहे मासूमों को आजाद कराएंगे। लेकिन सीनियर सिस्टर चिंग चेंग बेहद संयम से काम लेने की सलाह देती हैं। वे कहती हैं कि रात के अंधेरे में बिना पूरी स्थिति समझे हमला करने के बजाय वे कल सुबह सही समय पर कार्रवाई करेंगे और इस पूरे क्यून फैमिली के ढोंग का पर्दाफाश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ उसी रात क्यून फैमिली के पेट्रियार्च के निजी कक्ष में एक अत्यंत गुप्त और खौफनाक बैठक चल रही थी। क्यून फैमिली के पेट्रियार्च अपने छोटे भाइयों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठे थे। पेट्रियार्च पूछते हैं कि उन 5 अनजान युवाओं का असली आधार क्या है। एल्डर किंजिए बताता है कि उसने कई बार उनसे उनके गुरु का नाम पूछने की कोशिश की, लेकिन वे बेहद सतर्क थे और उन्होंने केवल 2 गुमनाम साधकों का नाम लिया जिन्हें कोई नहीं जानता। पेट्रियार्च के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो कहता है कि उन 5 युवाओं के शरीर में बहने वाला रक्त और आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी ज्यादा शुद्ध, उग्र और प्रचंड है कि उनमें से एक ही युवा 100 साधारण साधकों के बराबर काम कर सकता है। यदि वे उन 5 को पकड़कर अपने विशाल कड़ाहे में डालकर उनके खून से लॉन्जेविटी ह्यूमन एलिक्सिर बना लेते हैं तो उनके बूढ़े पूर्वज यानी एंसेस्टर की घटती हुई सांसों और कमजोर होती आत्मा को नई जिंदगी मिल जाएगी। किन फैमिली के एंसेस्टर का जीवन काल लगभग समाप्त होने वाला था और यदि वे जल्द ही महाऔषधि नहीं बनाते तो उनका परिवार अपनी ढाल खो बैठता। एल्डर किंजिए थोड़ा झिझकता है और कहता है कि उन युवाओं ने रास्ते में उनकी जान बचाई थी, ऐसे में उन्हें धोखा देकर मारना बहुत बड़ा पाप होगा। इसके अलावा यदि उनके गुरु सचमुच कोई छिपे हुए महासम्राट निकले तो किन फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन घमंडी पेट्रियार्च उसकी एक नहीं सुनता और डांटते हुए कहता है कि अपने पूर्वज को जीवित रखने और परिवार के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाना सही है। वो एल्डर चिंजिए को सख्त आदेश देता है कि कल सुबह किसी भी तरह उन 5 युवाओं को बहला फुसलाकर गुप्त प्रांगण में लाया जाए जहाँ खौफनाक फॉर्मेशन पहले से तैयार रखा गया है। इसी बीच कमरे की खिड़की पर बैठी एक छोटी लाल अलौकिक चिड़िया यानी शाओ होंग बर्ड चुपके से उन दुष्टों की पूरी खौफनाक बातचीत सुन लेती है। वो तुरंत उड़कर गेस्ट कोर्टयार्ड में वापस आती है और चिल्लाकर सीनियर सिस्टर चिंग चेंग और बाकी शिष्यों को चिन फैमिली की पूरी साजिश के बारे में बता देती है। वो बताती है कि कैसे ये कृतज्ञ दरिंदे उनकी दयालुता का बदला धोखे और मौत से देने की योजना बना रहे हैं। ये सुनकर काई बुफान का सब्र का बांध पूरी तरह टूट जाता है। वे कहते हैं कि अब एक पल का भी इंतजार करना पाप होगा, लेकिन सीनियर सिस्टर चिंग चेंग उन्हें शांत करती हैं और कहती हैं कि सुबह की पहली किरण के साथ ही चिन फैमिली का अंत निश्चित है। वे योजना बनाती हैं कि मिंग्युए गुप्त रास्ते से जाकर तहखाने में बंद बेकसूर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालेगी, जबकि वे सब मिलकर चिन फैमिली के मुख्य दरबार पर धावा बोलेंगे। अगली सुबह कीन फैमिली के पेट्रियार्च खुद बड़ी मीठी मुस्कान के साथ गेस्ट कोर्टयार्ड में पहुंचते हैं। वे बहुत ही ढोंग भरे अंदाज में शिष्यों से कहते हैं कि उन्होंने महल के दूसरे हिस्से में सुबह के नाश्ते और विशेष मेहमाननवाजी का इंतजाम किया है, इसलिए वे उनके साथ चलें। लेकिन सीनियर सिस्टर किंग चेंग उनके इस झूठे नाटक को वहीं रोक देती हैं। वे ठंडे और कड़े स्वर में कहती हैं कि अब इस पाखंडी ढोंग को बंद कर दिया जाए।
वे सीधे पेट्रियार्च की आंखों में देखते हुए कहती हैं कि उनके महल के नीचे बने गुप्त तहखाने में जो सैकड़ों मासूम इंसान जंजीरों में बंधे तड़प रहे हैं और जिस तरह से क्विन फैमिली इंसानी खून से ह्यूमन एलिक्सिर बनाने का महापाप कर रही है, वो ब्रह्मांडीय नियमों और स्वर्ग के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। वे पूछती हैं कि क्या अपनी कमजोर सांसों को बढ़ाने के लिए बेकसूरों का खून पीना ही क्विन फैमिली की असली महानता है। क्विन फैमिली के पेट्रियार्च और उनके अधिकारियों का चेहरा सच सामने आते ही फक पड़ जाता है, लेकिन जब वे देखते हैं कि उनका भेद खुल चुका है तो वे अपनी मासूमियत का मुखौटा उतारकर खूंखार राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगते हैं। पेट्रियार्च घमंड में भरकर चिल्लाता है कि अगर वे सच जान भी गए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे केवल कुछ नासमझ बच्चे हैं जो उनकी सीमा के भीतर फंसे हुए हैं। वो घोषणा करता है कि आज उन 5 की बलि दी जाएगी और उनकी हड्डियों तथा खून का इस्तेमाल उनके पूर्वज की अमरता के लिए किया जाएगा। पेट्रियार्च के इशारे पर किन फैमिली के सैकड़ों खूंखार रक्षक और वरिष्ठ अधिकारी अपनी अपनी भयंकर तलवारें और जहरीले हथियार निकालकर शिष्यों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एल्डर किनजिए भी अपनी तलवार खींच लेता है। क्याई बुफान ये देखकर हताशा और गुस्से से भर उठते हैं और चिल्लाते हैं कि जिस दुष्ट को उन्होंने डाकुओं के हाथ से बचाया था वही आज उन पर हमला कर रहा है। लड़ाई शुरू हो जाती है। किन फैमिली का दूसरा भाई अपने भयंकर मार्शल रियल्म की ताकत के साथ सबसे पहले आक्रमण करता है, लेकिन क्याई बुफान अपनी साविज बैटल बॉडी को जागृत करते हैं। उनके शरीर से स्वर्णिम और लाल रंग की उग्र युद्ध ऊर्जा फूट पड़ती है। क्याई बुफान हवा में उछलकर एक भयंकर मुक्का मारते हैं। उनकी मुट्ठी का दबाव इतना प्रचंड था कि किन फैमिली के दूसरे भाई की सुरक्षा ढाल कांच की तरह टूट जाती है और उसकी छाती की पूरी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। वो चीखता हुआ खून की उल्टी करता है और दीवार से टकराकर बेजान हो गिरता है। ये देखकर किन फैमिली के पेट्रियार्च की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये साधारण दिखने वाला युवा इतना खौफनाक और शक्तिशाली हो सकता है। वे घबराकर अपने तीसरे भाई को चिल्लाकर आदेश देते हैं कि वे तुरंत जाकर महल की गहराइयों में साधना कर रहे उनके महान पूर्वज यानी एंसेस्टर शिनशिन को जगाएं, क्योंकि इन युवाओं की ताकत उनके बस से पूरी तरह बाहर थी। क्याई बुफान और हुआ एन का पराक्रम देखकर ऐसा लग रहा था मानो 2 अजेय युद्ध देवता जमीन पर उतर आए हों। हुआ एन अपनी सॉवरेंटी डोमेन को जागृत करते हैं। एक ही पल में पूरा इलाका एक दिव्य प्रभाव के दायरे में आ जाता है। क्विन फैमिली के उच्च स्तरीय अधिकारी जो वॉइड और सेंट रियल्म के शुरुआती स्तर पर थे, वे उस प्रभाव के दबाव में आकर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ते हैं। उनके शरीर की नसें फटने लगती हैं। हुआ एन अपनी उंगली के एक ही इशारे से बर्निंग गोल्डन स्प्रिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हवा में सुनहरी ज्वालाएं प्रकट होती हैं जो क्विन फैमिली के उन दुष्ट अधिकारियों को जिंदा जलाकर राख करने लगती हैं। क्विन फैमिली के महल के भीतर मचे इस भयंकर युद्ध और धमाकों की आवाजें पूरे श्वीजे सिटी में गूंज उठती हैं। शहर की आम जनता और अन्य छोटे बड़े घरानों के लोग हैरान होकर क्विन फैमिली के विशाल महल की ओर देखने लगते हैं। महल के चारों तरफ क्विन फैमिली का प्राचीन सुरक्षात्मक जादुई घेरा यानी ग्रैंड फॉर्मेशन सक्रिय हो चुका था, जिसके कारण बाहर के लोग अंदर का स्पष्ट नजारा नहीं देख पा रहे थे। चारों तरफ भयंकर धुएं के बादल उठ रहे थे और चीख पुकार मच रही थी। शहर के लोग आपस में खुसफुसाने लगते हैं कि क्या क्विन फैमिली के भीतर कोई गृहयुद्ध छिड़ गया है या फिर उनका कोई बहुत पुराना और खौफनाक दुश्मन उनसे बदला लेने आया है। इसी बीच क्विन फैमिली के महल के भीतर से एक भयंकर, प्राचीन और गला देने वाली अलौकिक ऊर्जा का विस्फोट होता है। जमीन फटने लगती है और महल का मुख्य गुंबद चकनाचूर हो जाता है। महल के सबसे गुप्त कक्ष से एक बूढ़ा, जिसका पूरा शरीर झुर्रियों से भरा था और आंखें पूरी तरह खूनी लाल थीं, हवा में तैरता हुआ बाहर निकलता है। वो कीन फैमिली का प्राचीन पूर्वज एंसेस्टर किनशिन था, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और सेंट रियल्म के शिखर पर था। एंसेस्टर किनशिन अपने घराने के दर्जनों उच्च अधिकारियों की लाशों और अपने बेटों को तड़पते देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। उसकी कड़कड़ाती और गला देने वाली आवाज पूरे आसमान में गूंजती है। वो भयानक गुस्से में चिल्लाता है कि नीच इंसानी कीड़ों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे किन फैमिली की धरती पर कदम रखकर मेरे वंशजों का कत्ल करो। वो घोषणा करता है कि आज वो उन सभी की आत्माओं को निकालकर अनंत काल के लिए तड़पाएगा। क्याई बुफान बिना किसी डर के आगे बढ़ते हैं और उस सेंट रियल्म के बुजुर्ग पूर्वज की आंखों में देखते हुए हंसते हैं। वे कहते हैं कि एक आधा मरा बूढ़ा जो केवल बेकसूरों का खून पीकर अपनी घटती सांसें उधार ले रहा है, वो उनके सामने सम्राट बनने का नाटक न करे। वे चिल्लाते हैं कि आज वे इस ढोंगी संत का वध करके उसे उसकी असली जगह यानी ताबूत में भेजेंगे। एल्डर किनजिए, जो अब तक अपने घावों से कराह रहा था,
चिल्लाकर अपने पूर्वज से मदद मांगता है कि वे इन राक्षसी युवाओं को तुरंत मार डालें। काई बुफान घृणा से एल्डर किंजी की ओर देखते हैं और कहते हैं कि वे उस दिन डाकुओं के हाथों उसे बचाकर की गई अपनी सबसे बड़ी भूल को आज सुधारेंगे। काई बुफान अपनी पूरी शक्ति को जागृत करते हुए सीधे एल्डर किंजी की ओर झपटते हैं और एक ही वार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। एंसेस्टर किंशान अपने वंशज को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर अपना आपा खो बैठता है। वो कड़कड़ाती आवाज में चिल्लाता है कि सेंट रियम के साधक के सामने साधारण इंसान चींटियों के समान होते हैं। वो अपनी सेंट डोमेन को पूरी तरह से खोल देता है। एक विशाल, खौफनाक और भारी आध्यात्मिक दबाव काई बुफान और उनके साथियों पर बरसने लगता है। एंसेस्टर शिनशन अपनी बची कुची पूरी रक्त ऊर्जा यानी ब्लड एसेंस को जला देता है ताकि वो अपनी ताकत को चरम सीमा पर ले जा सके। वो हवा में विशाल खूनी हथेलियों की छाप बनाते हुए शिष्यों को कुचलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन काई बुफान के चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं आती। जीवन और मृत्यु की इस उग्र लड़ाई के बीच उनके शरीर के भीतर मौजूद पौराणिक सुप्रीम बोन पूरी तरह से चमकने लगती है। उनके सीने से एक ऐसी असीम, अलौकिक और स्वर्णिम दिव्य रोशनी निकलती है जो पूरे आसमान को ढंक लेती है। एंसेस्टर किंशन की बनाई गई खूनी सेंट डोमेन उस सुप्रीम बोन की स्वर्णिम रोशनी से टकराते ही शीशे की तरह चकनाचूर हो जाती है। एंसेस्टर किंशन फटी आंखों से ये नजारा देखता है और हकलाते हुए चीखता है कि ये असंभव है। एक युवा के शरीर में पौराणिक सुप्रीम बोन कैसे हो सकती है? इससे पहले कि वो पीछे हट पाता, काई बुफान अपनी मॉन्यूमेंट ऑफ द सेक्रेड वे तकनीक को जागृत करते हैं। एक विशाल स्वर्णिम शिलालेख आकाश से गिरता है और सीधे एंसेस्टर किंशन के शरीर पर प्रहार करता है। एंसेस्टर किंशन की हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं और वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। उसका पूरा शरीर भाप बनकर उड़ने लगता है और आखिरकार वो सेंट रियम का खूंखार पूर्वज तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। लड़ाई समाप्त होते ही काई बुफान और हुआ एन ने खिन फैमिली के जादुई घेरे को तोड़कर नष्ट कर दिया। महल की दीवारें गिर जाती हैं और अंदर का पूरा खौफनाक दृश्य शुइजे सिटी की पूरी जनता के सामने आ जाता है। शहर के हजारों नागरिक और साधक फटी आंखों से ये दृश्य देखते हैं। काई बुफान बुलंद आवाज में पूरे शहर को संबोधित करते हुए घोषणा करते हैं कि क्विन फैमिली एक पाखंडी और खूंखार गिरोह था जो सालों से बेकसूर नागरिकों और दूर दराज से आने वाले साधकों को धोखे से कैद करके उनके खून से ह्यूमन एलिक्सिर बना रहा था। वे बताते हैं कि कैसे इस दुष्ट घराने ने उन्हें भी मेहमान बनाने के बहाने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। ये सच्चाई सुनते ही पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। नागरिक और साधक गुस्से में चिल्लाने लगते हैं कि क्विन फैमिली इंसानियत के नाम पर कलंक थी और वे इसी लायक थे। सब लोग वानफा सेक्ट के शिष्यों की जय जयकार करने लगते हैं कि उन्होंने इस शहर को एक बहुत बड़े खौफनाक पाप से मुक्ति दिला दी। इसके बाद सीनियर सिस्टर चिंगचेंग और मिंग्युए गुप्त तहखाने के भीतर प्रवेश करती हैं। वहां का दृश्य सचमुच दर्दनाक था। हवा में विंड चाइम पल्स लॉकिंग नामक खौफनाक मंत्र का प्रभाव फैला हुआ था जो कैदियों की नसों से आध्यात्मिक ऊर्जा और खून को धीरे धीरे खींच रहा था। तहखाने में सैकड़ों बेकसूर साधक, बूढ़े और बच्चे बेहद दयनीय स्थिति में पड़े हुए थे। कई लोगों की त्वचा सूखकर हड्डियों से चिपक गई थी। जब शिष्यों ने जंजीरों को काटा और कैदियों को बाहर निकाला तो कई कैदी डर के मारे कांपने लगे और भीख मांगने लगे कि उन्हें और न मारा जाए। शिष्यों ने बड़े प्यार से उन्हें संभाला और भोजन तथा जड़ी बूटियां देकर उनका उपचार किया। अधिकांश कैदियों को जब होश आया तो वे फूट फूट कर रोने लगे और शिष्यों के पैर पकड़कर उन्हें अपना भगवान मानने लगे। जब महल की पूरी जांच की गई तो देखा गया कि क्विन फैमिली के मुख्य दुष्ट अधिकारियों का सफाया हो चुका था, लेकिन महल में कई निर्दोष नौकर, बावर्ची और सफाई कर्मचारी भी मौजूद थे जो क्विन फैमिली के इन काले कारनामों से पूरी तरह अनजान थे और केवल अपनी आजीविका कमाने के लिए काम कर रहे थे। काई बुफान और सीनियर सिस्टर चिंगचेंग ने एक महान निर्णय लिया। उन्होंने उन सभी मासूम सेवकों और अनजान कर्मचारियों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रिहा कर दिया। वे उन्हें चेतावनी देते हैं कि भविष्य में कभी भी किसी दुष्ट या अधर्मी घराने में काम न करें, अन्यथा उनका परिणाम भी बुरा होगा। बचाए गए कैदियों में 3 छोटे बच्चे भी शामिल थे जो आपस में चचेरे भाई बहन थे। उनमें से एक QI रिफाइनिंग स्तर पर था और 2 नन्हे बच्चे केवल बॉडी ट्रेनिंग के शुरुआती स्तर पर थे। उनके पास उड़ने या दूर की यात्रा करने की कोई क्षमता नहीं थी। सीनियर सिस्टर चिंगचेंग उन बच्चों के पास झुककर बहुत प्यार से पूछती हैं कि उनका घर कहाँ है और उनके माता पिता कहाँ रहते हैं। सबसे बड़ा बच्चा रोते हुए बताता है कि वे सब फेंगचेन सिटी के रहने वाले हैं और 1 महीने पहले जब वे बाजार में खेल रहे थे तो क्विन फैमिली के गुंडों ने उनका अपहरण कर लिया था। शिष्यों का दिल पसीज जाता है और वे वादा करते हैं कि वे स्वयं उन्हें उनके घर सुरक्षित छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ वानफा एम्परर सेक्ट के मुख्य परिसर सिटी ऑफ 10,000 लॉस के प्रवेश द्वार पर एक बहुत ही भव्य अलौकिक रथ आकर रुकता है। रथ से टियानबाओ पवेलियन के मुख्य अध्यक्ष लियू बाई और उनकी सुंदर पुत्री लियू यी नीचे उतरते हैं।
वानफा सेक्ट के सीमावर्ती रक्षक तुरंत आगे आते हैं। लियू यी आदरपूर्वक अपना परिचय देती है और बताती है कि वे टियानबाओ पैविलियन से आए हैं और सेक्ट मास्टर लू चैन से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आपातकालीन विषय पर मुलाकात करना चाहते हैं। रक्षक तुरंत मुख्य दरबार में संदेश भेजते हैं। सेक्ट मास्टर लू चैन अपने भव्य दरबार में विराजमान थे जब उन्हें संदेश मिलता है। वे मुस्कुराते हैं और आदरपूर्वक लियू बाई और लियू यी को दरबार के भीतर लाने का आदेश देते हैं। रॉक्सी तुरंत अतिथियों के लिए सर्वोत्तम दिव्य चाय का प्रबंध करती है। लियू बाई और लियू यी दरबार में प्रवेश करते हैं और सेक्ट मास्टर लू चैन के सामने सम्मान पूर्वक अपना सिर झुकाते हैं। सेक्ट मास्टर लू चैन उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहते हैं और प्रसन्नता से पूछते हैं कि टियानबाओ पैविलियन के अध्यक्ष का स्वयं वानफा सेक्ट में आगमन किस विशेष उद्देश्य से हुआ है। लियू बाई चाय की चुस्की लेते हैं और उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। वे कहते हैं कि वे आज एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो पूरे शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट के भविष्य और खुद वानफा एम्परर सेक्ट की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। वे पूछते हैं कि क्या सेक्ट मास्टर लू चैन को पौराणिक पाथ टू इमॉर्टैलिटी यानी अमरता के मार्ग के बारे में कोई जानकारी है। सेक्ट मास्टर लू चैन शांत भाव से उत्तर देते हैं कि वे इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन विस्तार से जानकारी सुनना पसंद करेंगे। लियू बाई विस्तार से समझाते हैं कि पाथ टू इमॉर्टैलिटी ब्रह्मांड का एक ऐसा अलौकिक और गुप्त मार्ग है जो हर 10,000 साल में केवल एक बार खुलता है। इस मार्ग में प्रवेश करके कोई भी साधक सीधे अमरता के शिखर को छू सकता है, लेकिन इसमें प्रवेश करने की केवल 2 अत्यंत कठिन शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि साधक का साधना स्तर कम से कम क्वासी एम्परर यानी उप सम्राट के स्तर पर होना चाहिए, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उसके पास एक विशेष और अत्यंत दुर्लभ एसेंशन ऑर्डर यानी अमरता का टोकन होना अनिवार्य है। बिना उस टोकन के कोई भी साधक उस मार्ग के करीब भी नहीं जा सकता। सेक्ट मास्टर लू चैन मुस्कुराते हुए अपने हाथ की हथेली खोलते हैं। उनकी हथेली पर एक प्राचीन स्वर्णिम और अलौकिक टोकन तैरने लगता है जो असीम दिव्य ऊर्जा से चमक रहा था। वो वही वेटिंग फॉर इमॉर्टल ऑर्डर टोकन था जिसे सेक्ट मास्टर लू चैन ने शाओ फैमिली का पूरी तरह से सफाया करते समय उनकी गुप्त तिजोरी से हासिल किया था। लियू बाई और लियू यी उस प्राचीन टोकन को देखकर दंग रह जाते हैं। लियू बाई चकित होकर कहते हैं कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि वानफा सेक्ट के पास पहले से ही ये अनमोल टोकन मौजूद है। लियू बाई आगे एक बहुत बड़ी और खौफनाक भविष्यवाणी बताते हैं। वे बताते हैं कि अब से ठीक 3 साल बाद पाथ टू इमॉर्टैलिटी का मुख्य द्वार पूरी तरह से खुलने वाला है। उस समय सुदूर अंतरिक्ष यानी स्टारी स्काई में तैर रहे प्राचीन महाद्वीप के टुकड़े और जमीन के विशाल हिस्से शक्तिशाली ताकतों के साथ वापस खींचे चले आएंगे और शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट में दोबारा विलीन हो जाएंगे। सेक्ट मास्टर लू चैन थोड़ा उत्सुक होकर पूछते हैं कि वे विशाल जमीन के टुकड़े अंतरिक्ष में क्यों तैर रहे हैं और शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट का असली इतिहास क्या है। लियू बाई बताते हैं कि अत्यंत प्राचीन काल में शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट आज की तुलना में कई हजार गुना अधिक विशाल, समृद्ध और असीम था, लेकिन प्राचीन काल में हुए महासम्राटों के विनाशकारी युद्धों और अलौकिक आपदाओं के कारण ये महाद्वीप 3 मुख्य टुकड़ों में टूटकर बिखर गया था। मुख्य हिस्सा यही शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट बना रहा, जबकि अन्य विशाल हिस्से अंतरिक्ष की गहराइयों में बह गए थे। अब 10,000 साल बाद अमरता के मार्ग के खुलने के साथ ही वे सभी प्राचीन खोए हुए हिस्से वापस लौट रहे हैं, जिसके साथ ही पूरे महाद्वीप पर असीम अवसरों और खौफनाक खतरों का एक नया युग शुरू होने वाला है। टियानबाओ पैविलियन के अध्यक्ष ब्रदर लियू और वानफा एम्परर सेक्ट के महामहिम सेक्ट मास्टर लू चैन के बीच मुख्य दरबार में एक अत्यंत ही गंभीर और रहस्यमयी चर्चा आगे बढ़ती है। ब्रदर लियू बेहद गंभीरता से सेक्ट मास्टर लू चैन को सचेत करते हुए कहते हैं कि स्टारी स्काई में तैर रहे प्राचीन सीक्रेट रियल्म्स में कई खौफनाक और अनसुलझे खतरे छिपे हुए हैं। यद्यपि सुदूर अंतरिक्ष का वातावरण बेहद उग्र और घातक है, फिर भी वहाँ पर हजारों साल पुराने ऐसे प्राचीन अवशेष मौजूद हैं जहाँ अप्रत्याशित खजाने और अवसर फैले हुए हैं। ब्रदर लियू अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वे आशा करते हैं कि सेक्ट मास्टर लू चैन उनकी निष्पक्ष सलाह और स्पष्टवादिता का बुरा नहीं मानेंगे। सेक्ट मास्टर लू चैन बहुत ही सौम्य और शांत भाव से मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि पैविलियन मास्टर लियू को झिझकने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट और बेझिझक होकर कह सकते हैं। ब्रदर लियू आगे का विश्लेषण बताते हुए कहते हैं कि उनका अनुमान है कि जब अन्य साम्राज्य घरानों के शक्तिशाली ग्रेट एम्परर अपनी दूर दराज की यात्राओं से वापस लौटेंगे तो वे निश्चित रूप से एक एक करके वानफा एम्परर सेक्ट को पूरी तरह से तबाह करने और उसका वजूद मिटाने के लिए अपने क्रूर हमले शुरू कर देंगे। ब्रदर लियू स्पष्ट करते हैं कि आज उनके स्वयं यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य केवल सेक्ट मास्टर लू चैन को इस आने वाले भीषण तूफान और संभावित खतरे के प्रति पहले से ही आगाह करना था, ताकि वानफा सेक्ट समय रहते अपनी सुरक्षा और रणनीतियों का पुख्ता इंतजाम कर सके। सेक्ट मास्टर लू चैन उनकी इस वफादारी और दूरदर्शिता की सरगर्मी को देखकर मन ही मन काफी प्रभावित होते हैं। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो,
वे पैविलियन मास्टर लियू के इस महत्वपूर्ण और निस्वार्थ सुझाव के लिए उनके दिल से आभारी हैं। इसके बाद सेक्ट मास्टर लू चैन अपनी मुख्य सहायिका रुऑक्सी को पुकारते हैं और उसे निर्देश देते हैं कि वे तुरंत जाकर उनके विशेष बागीचे से अमरता और जीवन काल बढ़ाने वाले 3 अलौकिक अमर आड़ू यानी इमॉर्टैलिटी पीचेस ले आएं, ताकि वे उन्हें पैविलियन मास्टर लियू को उपहार स्वरूप भेंट कर सकें। रुऑक्सी तुरंत सेक्ट मास्टर लू चैन के आदेश का पालन करने के लिए मुड़ती है। ब्रदर लियू ये सुनते ही बेहद संकोच और विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि इतने महान और अलौकिक फल को उपहार में लेने की उनकी पात्रता नहीं है, और यदि सेक्ट मास्टर चाहें तो टियानबाओ पैविलियन अपने असीम खजाने और बहुमूल्य वस्तुओं के बदले इन तीनों फलों की उचित कीमत चुकाने को तैयार है। लेकिन सेक्ट मास्टर लू चैन मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि यदि टियानबाओ पैविलियन कीमत चुकाने पर ही आमादा है तो वे इसे एक साधारण दोस्त की तरफ से दिए गए उपहार की तरह स्वीकार कर लें, क्योंकि दोस्ती को कभी धन से नहीं तोला जा सकता। ब्रदर लियू सेक्ट मास्टर लू चैन की इस असीम दरियादिली और उदारता को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। वे जानते थे कि पूरे ब्रह्मांड में इंसानी जीवन काल और उम्र को बढ़ाने वाली औषधियां बेहद दुर्लभ और नायाब मानी जाती हैं, और इतने दिव्य अमर फलों को ठुकराना मूर्खता होगी। वे बार बार सेक्ट मास्टर लू चैन का धन्यवाद करते हैं। तभी रुऑक्सी एक बेहद सुंदर थाल में 3 असीम अलौकिक चमक और सुगंध से सराबोर अमर आड़ू लेकर दरबार में वापस आती है और उन्हें बड़े आदर के साथ ब्रदर लियू को सौंप देती है। ब्रदर लियू उन अलौकिक फलों को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि वानफा सेक्ट का ये उपकार वे कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सेक्ट मास्टर लू चैन बहुत ही स्वाभाविक अंदाज में पूछते हैं कि ब्रदर लियू की जानकारी के अनुसार टियानबाओ पैविलियन के अलावा और कौन कौन से शक्तिशाली घराने या साम्राज्यीय शक्तियां हैं जिनके पास एसेंशन टोकन यानी अमरता के मार्ग में प्रवेश करने वाला टोकन मौजूद है। ब्रदर लियू गंभीर होकर बताते हैं कि उनकी जानकारी के अनुसार ब्रह्मांड में जितने भी अमरता के टोकन फैले हुए हैं वे लगभग सभी राज्य स्तरीय यानी प्रीफेक्चर लेवल की शीर्ष ताकतों और महासाम्राज्यों के हाथों में केंद्रित हैं। वे साम्राज्य घराने हमेशा से खुद को बाकी दुनिया से बहुत ऊपर, घमंडी और अजेय मानते आए हैं। ब्रदर लियू आगे कहते हैं कि वानफा एम्परर सेक्ट की ताकत अब इतनी उग्र और असीम हो चुकी है कि वो उन सभी पुराने घरानों के कुल प्रभाव को भी काफी पीछे छोड़ चुकी है। यही कारण है कि वे घमंडी घराने घबराहट और खौफ के साए में जी रहे हैं। उनका एकजुट होकर वानफा सेक्ट के खिलाफ मोर्चा संभालना पूरी तरह से अपेक्षित था, क्योंकि वे अपने अस्तित्व पर आए खतरे से घबरा चुके हैं। सेक्ट मास्टर लू चैन ये सुनकर बेहद शांत और उदासीन बने रहते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने कभी भी उन पाखंडी घरानों को अपने सामने एक गंभीर खतरे के रूप में नहीं देखा है। वे केवल इतना चाहते हैं कि वे घराने अपनी हद में रहें और खुद ही अपनी विनाशकारी तबाही को न न्योते, अन्यथा वानफा सेक्ट उनका वजूद मिटाने में एक पल की भी देरी नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ मुरोंग इंपीरियल क्लैन के विशाल, भव्य और दिव्य महल के भीतर एक अत्यंत ही गुप्त और उच्च स्तरीय महाबैठक का आयोजन हो रहा था। मुरोंग फैमिली के मुख्य पेट्रियार्च अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे और वे मुस्कुराते हुए वहां एकत्रित हुए अन्य शीर्ष घरानों के प्रतिनिधियों का स्वागत कर रहे थे। पेट्रियार्च मुरोंग बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि आज उनके महल में इन महान हस्तियों और संप्रदायों के नेताओं का पधारना उनके मुरोंग साम्राज्य के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान की बात है। तभी बैठक में मौजूद अन्य साम्राज्य घरानों के बुजुर्ग उनसे कहते हैं कि वे चापलूसी और औपचारिकता को छोड़कर सीधे मुख्य मुद्दे पर आएं। पेट्रियार्च मुरोंग अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आज उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए किसी को नहीं बुलाया है, बल्कि हाल ही में अचानक उभरी उस भयंकर और अप्रत्याशित ताकत यानी वानफा एम्परर सेक्ट के विषय में चर्चा करने के लिए सबको आमंत्रित किया है, जिसने पूरे श्वेनहुआंग कॉन्टिनेंट के स्थापित ढांचे और शक्ति के संतुलन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। पेट्रियार्च मुरोंग सभा को संबोधित करते हुए पूछते हैं कि उपस्थित सभी नेताओं और बुजुर्गों के मन में वानफा एम्परर सेक्ट के इस उल्कापिंड जैसी तेजी से होते उत्थान को लेकर क्या विचार है। इस पर पैंग फैमिली के मुख्य प्रतिनिधि भारी हताशा और गुस्से में भरकर कहते हैं कि वानफा सेक्ट जिस अकल्पनीय और रहस्यमयी गति से ऊपर उठा है वो बेहद हैरान करने वाला और समझ से परे है। वे कहते हैं कि वानफा सेक्ट के लोग हद से ज्यादा घमंडी और निरंकुश हो चुके हैं। वे स्थापित नियमों और उनके जैसे प्राचीन घरानों की सत्ता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। पैंग फैमिली किसी भी कीमत पर इस तरह के निरंकुश संप्रदाय को और अधिक फलने, फूलने और शक्तिशाली बनने की अनुमति नहीं दे सकती। इसके बाद अन्य साम्राज्य घरानों के बुजुर्ग भी अपनी भड़ास निकालने लगते हैं। वे याद दिलाते हैं कि कैसे वानफा सेक्ट ने बिना किसी दया के शाओ फैमिली, गाओ फैमिली और पवित्र वानफू टेम्पल जैसी विशाल ताकतों का पलक झपकते ही पूरी तरह नामो निशान मिटा दिया था। वानफा सेक्ट के सेक्ट मास्टर की तकनीकें इतनी जटिल, घातक और खौफनाक हैं कि उनका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। उनके सेक्ट मास्टर की असली साधना और पृष्ठभूमि अत्यंत रहस्यमयी है। बुजुर्ग सचेत करते हैं कि यदि वानफा सेक्ट को थोड़ा और समय दे दिया गया
तो वे एक एक करके हम सभी प्राचीन घरानों को जिंदा निगल जाएंगे और पूरे महाद्वीप पर उनका एकाधिकार हो जाएगा, जिसे रोकने वाला फिर इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। बैठक में मौजूद सभी नेता इस बात पर सहमत होते हैं कि वानफा सेक्ट की महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही हैं। यदि वे आपस में बिखरे रहे या एक दूसरे से लड़ते रहे तो वानफा सेक्ट उन्हें बहुत आसानी से अलग अलग करके नष्ट कर देगा। भविष्य के इस विनाशकारी खतरे को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने का केवल एक ही तरीका है कि वे सभी साम्राज्य घराने और होली लैंड्स आपस में हाथ मिला लें और एक विशाल महागठबंधन का निर्माण करें। इसके बाद गठबंधन की सफलता की संभावनाओं पर बहस शुरू होती है। एक अन्य साम्राज्य के पेट्रियार्च पूछते हैं कि यदि वे कई राज्य स्तरीय शक्तियां मिलकर एक अटूट गठबंधन बना भी लेते हैं तो वानफा सेक्ट को हराने की कितनी गारंटी है। पेट्रियार्च मुरोंग बड़े आत्मविश्वास के साथ गणित समझाते हुए कहते हैं कि यदि यहाँ उपस्थित प्रत्येक घराना केवल अपने 2 या 3 शीर्ष विशेषज्ञों को भी इस युद्ध में भेजता है तो उनके पास कुल मिलाकर 11 ग्रेट एम्परर यानी महासम्राट स्तर के योद्धा हो जाएंगे। इसके अलावा उनके पास क्वासी एम्परर यानी उप सम्राट स्तर के साधकों की तो बहुत बड़ी फौज होगी, जो संख्या बल में वानफा सेक्ट से कहीं अधिक होगी। इतने प्रचंड शक्ति प्रदर्शन के सामने वानफा सेक्ट को पूरी तरह कुचल देना कोई कठिन काम नहीं होगा। इसी बीच पेट्रियार्च मुरोंग एक बहुत ही गहरा और लालच से भरा सवाल उठाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या कभी किसी ने इस बात पर विचार किया है कि वानफा एम्परर सेक्ट इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में ग्रेट एम्परर स्तर के महायोद्धा कैसे पैदा करने में सफल रहा। वे संदेह व्यक्त करते हैं कि वानफा सेक्ट के पास निश्चित रूप से एक ऐसा गुप्त तरीका या असीम पौराणिक रहस्य मौजूद है जिसकी मदद से कोई भी साधारण साधक सीधे ग्रेट एम्परर बन सकता है। वे उपस्थित सभी दिग्गजों से पूछते हैं कि क्या उन सबके मन में उस रहस्यमयी सम्राट निर्माण तकनीक को हासिल करने की भयंकर इच्छा नहीं है। ये सुनते ही बैठक में मौजूद सभी नेताओं की आंखों में भयंकर लालच और चमक आ जाती है। वे पेट्रियार्च मुरोंग से पूछते हैं कि क्या उन्हें सचमुच इस बात का पक्का यकीन है कि वानफा सेक्ट के पास सम्राट बनने की गुप्त तकनीक है। पेट्रियार्च मुरोंग तर्क देते हुए कहते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में दुनिया का कोई भी संप्रदाय इतने कम समय में इतने सारे सम्राटों को जन्म नहीं दे सकता। भले ही उनके पास सीधे सम्राट बनने की विधि न हो, लेकिन उनके पास निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा ब्रह्मांडीय हेवन डिफाइंग ट्रेजर यानी स्वर्ग को चुनौती देने वाला महाखजाना जरूर है, जिसकी मदद से उन्होंने इन अजेय सम्राटों का निर्माण किया है। वे चेतावनी देते हैं कि यदि उन्होंने कार्रवाई करने में और अधिक देरी की तो स्थिति और भी अधिक जटिल और उनके नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। ये सुनकर शुआन्युआन फैमिली, हुआंगफू फैमिली, याहुआंग होली लैंड और टाइकिंग होली लैंड के प्रतिनिधि उत्साहित होकर कहते हैं कि वे मुरोंग फैमिली की इस योजना से पूरी तरह सहमत हैं और वे जानना चाहते हैं कि उन्हें इस महागठबंधन में किस प्रकार सहयोग करना होगा। वे ये भी सुझाव देते हैं कि सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए क्या उन्हें महाद्वीप के अन्य निष्पक्ष संप्रदायों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस पर पेट्रियार्च मुरोंग ठंडी सांस भरते हुए बताते हैं कि क्विंगलन एकेडमी और ग्युआन सॉर्ड पैविलियन जैसी निष्पक्ष संस्थाओं को इस खूनी युद्ध में घसीटना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वे सांसारिक विवादों से दूर रहते हैं। जहां तक टियानबाओ पैविलियन का सवाल है, उनका वानफा सेक्ट के साथ बहुत ही गहरा और घनिष्ठ संबंध है। यदि टियानबाओ पैविलियन को इस गुप्त गठबंधन की भनक भी लग गई तो कौन जानता है कि वे कल ही जाकर सेक्ट मास्टर लूचेन को उनके सारे मंसूबों की खबर दे दें। पेट्रियार्च मुरोंग ये भी बताते हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने टियानजी टावर का रुख नापने के लिए भी अपने गुप्तचरों को भेजा था, लेकिन टियानजी टावर ने भी इस राजनीति और युद्ध में कोई रुचि नहीं दिखाई और पूरी तरह से तटस्थ रहने का निर्णय लिया। तभी हुआंगफू फैमिली के भड़काऊ नेता गुस्से में आकर कहते हैं कि यदि ऐसा है तो क्यों न वे सब मिलकर सबसे पहले टियानबाओ पैविलियन का ही नामो निशान मिटा दें, ताकि वानफा सेक्ट के गुप्तचरों का नेटवर्क खत्म हो जाए। लेकिन पेट्रियार्च मुरोंग तुरंत उन्हें रोकते हुए चेतावनी देते हैं कि ऐसी मूर्खता गलती से भी न करें। यदि टियानबाओ पैविलियन के 2 शक्तिशाली सम्राटों को उनके इस इरादे का पता चल गया तो वे सीधे जाकर वानफा सेक्ट की शरण ले लेंगे, जिससे उनके दुश्मनों का पक्ष और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और उनके लिए भयंकर तबाही खड़ी हो जाएगी। पेट्रियार्च मुरोंग सलाह देते हैं कि फिलहाल वानफा सेक्ट या उनके सहयोगियों को सीधे उकसाने से बचें और जब तक उनके घरानों के दूर गए मुख्य ग्रेट एम्परर वापस नहीं लौट आते तब तक केवल गुप्त रूप से हमले की रणनीति बनाएं। सभी दिग्गज पेट्रियार्च मुरोंग की इस समझदारी और रणनीति से सहमत हो जाते हैं। इसके बाद पेट्रियार्च मुरोंग आधिकारिक रूप से घोषणा करते हैं कि आज मुरोंग इंपीरियल क्लैन की पावन धरती पर शुआन्युआन क्लैन, हुआंगफू क्लैन, याहुआंग होली लैंड और टाइकिंग होली लैंड के साथ मिलकर सेक्ट एराडिकेशन अलायंस यानी संप्रदाय विनाश गठबंधन की स्थापना की जाती है। इस महागठबंधन का केवल एक ही अंतिम लक्ष्य होगा, वानफा एम्परर सेक्ट पर एक साथ मिलकर भीषण हमला करना और उसका पूरी तरह से सर्वनाश कर देना। गठबंधन की घोषणा होते
दिखते ही लूट की संपत्तियों और खजानों के बंटवारे पर चर्चा छिड़ जाती है। पेट्रियार्च मुरोंग बहुत ही स्पष्ट नियमों का प्रस्ताव रखते हैं कि वानफा सेक्ट के विनाश के बाद वहां से मिलने वाली सभी प्राचीन साधना पद्धतियां, तकनीकें और आध्यात्मिक संसाधन 10 दिशाओं में मौजूद इन 5 ताकतों के बीच बिल्कुल बराबर बराबर बांटे जाएंगे। और यदि वानफा सेक्ट के गुप्त धरातल से कोई असीम ब्रह्मांडीय महाखजाना या सम्राट बनाने वाला यंत्र निकलता है तो वो इन 5 शक्तियों की साझी संपत्ति माना जाएगा। यदि किसी भी घराने ने लालच में आकर अकेले उस खजाने को हथियाने का दुस्साहस किया तो बाकी 4 घराने एक साथ मिलकर उस लालची घराने का पूरी तरह सर्वनाश कर देंगे। शुअन्युअन क्लैन के प्रतिनिधि सबसे पहले आगे बढ़कर इस कठोर नियम और बंटवारे की योजना को स्वीकार करते हुए सौगंध खाते हैं कि उनका परिवार वानफा सेक्ट के विनाश तक चैन से नहीं बैठेगा। हुआंगफू क्लैन के प्रतिनिधि भी कसम खाते हैं कि जब तक वानफा सेक्ट का नामो निशान नहीं मिट जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। दोनों होली लैंड्स के धर्मगुरु भी इस समझौते पर अपने हस्ताक्षर करते हैं और सौगंध खाते हैं। पेट्रियार्च मुरोंग अंत में सभी को बहुत ही सख्त शब्दों में सचेत करते हैं कि आज इस गुप्त कमरे में बने इस महागठबंधन की भनक बाहर की दुनिया को बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। यदि ये खबर लीक हो गई या वानफा सेक्ट तक पहुंच गई तो उनके सभी घरानों को एक साथ कयामत और पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ेगा। सभी प्रतिनिधि आश्वस्त करते हैं कि वे केवल अपने पेट्रियार्च और सर्वोच्च एंसेस्टर को ही इस बारे में सूचित करेंगे। इसके बाद सब शांतिपूर्वक चाय पीते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेंगचन सिटी के प्रसिद्ध और समृद्ध जियांग फैमिली के भव्य और सुंदर महल के मुख्य भोजन कक्ष में बेहद खुशनुमा और आत्मीय माहौल छाया हुआ था। टेबल पर भाप उड़ाते हुए अत्यंत स्वादिष्ट और ऊर्जावान व्यंजनों की कतार लगी हुई थी। वानफा सेक्ट के जाबांज शिष्य काई बुफान, हुआ एन, सीनियर सिस्टर किंगचेंग और छोटी बच्ची मिंग्युए बड़े चाव से दावत का आनंद ले रहे थे। उनके साथ बचाए गए 3 छोटे बच्चे जियांग सी, रुयू और शावन भी बैठे हुए थे। तभी बड़े शिष्य देखते हैं कि वे तीनों छोटे बच्चे भोजन को बहुत ही कम और संकोच के साथ खा रहे हैं। काई बुफान मुस्कुराते हुए बच्चों से आग्रह करते हैं कि वे थोड़ा और खाएं और संकोच न करें, लेकिन सीनियर सिस्टर किंगचेंग बच्चों की स्थिति को देखकर समझाती हैं कि ये कोई साधारण भोजन नहीं है बल्कि दुर्लभ लिटिल मून फ्लड ड्रैगन नामक अलौकिक समुद्री अजगर का मांस है, जिसके भीतर असीम आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्त प्रभाव भरा हुआ है। क्योंकि इन छोटे बच्चों का साधना स्तर अभी बहुत ही शुरुआती बॉडी ट्रेनिंग और खी रिफाइनिंग के स्तर पर है, इसलिए उनका शरीर इतने प्रचंड अलौकिक प्रभाव को एक साथ सहन करने में असमर्थ है। यदि वे थोड़ा सा भी अधिक मांस खा लेंगे तो उनकी नसें फट सकती हैं। इसलिए उन्हें इस मांस का एक छोटा सा टुकड़ा खाने के बाद भी अपनी ध्यान साधना के जरिए उस ऊर्जा को शरीर में पचाना पड़ता है। काई बुफान और हुआ एन मुस्कुराते हैं क्योंकि उनका साधना स्तर बहुत अधिक ऊंचा था, इसलिए उन्हें उस मांस की प्रचंड ऊर्जा से कोई नकारात्मक प्रभाव महसूस नहीं हो रहा था। तभी बड़ा बच्चा जियांग सी बेहद कृतज्ञता से मुस्कुराते हुए बताता है कि इस दिव्य मांस के केवल कुछ ही टुकड़े खाने से उसके शरीर का खोया हुआ सारा खून और शक्ति न केवल पूरी तरह से वापस आ गई है, बल्कि उसका साधना स्तर भी एक ही रात में 2 छोटे स्तर ऊपर बढ़ चुका है। वो आंखों में आंसू भरकर वानफा सेक्ट के शिष्यों का धन्यवाद करता है कि उन्होंने पूरे रास्ते उसकी और छोटे बच्चों की इतनी देखभाल की और उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। काई बुफान बहुत ही सादगी से कहते हैं कि इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। वे पूछते हैं कि क्या उनका जियांग फैमिली इस फेंगशन सिटी में कोई बहुत बड़ा और प्रसिद्ध घराना है। जियांग सी बहुत ही निश्चल भाव से बताता है कि उनका जियांग फैमिली केवल एक साधारण दूसरे दर्जे का यानी सेकंड रेट घराना है। उनके परिवार के सर्वोच्च पूर्वज यानी एंसेस्टर केवल सेंट रियम के शुरुआती स्तर पर हैं। वो बताता है कि उसका परिवार पूरे फेंगशन सिटी में अपनी अनोखी और अद्भुत कुकरी यानी भोजन बनाने की कला के लिए जाना जाता है। बातचीत के बाद जियांग सी खुशी से चिल्लाकर बताता है कि भोजन समाप्त हो चुका है और सामने दिखाई दे रहा विशाल महल ही उसका असली घर है। पूरा दल महल के मुख्य द्वार पर पहुंचता है। जियांग सी उत्साह से भरकर दोपहर के समय महल की घंटी बजाता है और दरवाजा खटखटाता है। महल का मुख्य प्रबंधक अंकल फ्यू दरवाजा खोलता है और सामने अपने परिवार के तीनों चिरागों जियांग, शी, रुयू और शावन को बिल्कुल सही सलामत खड़ा देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। वो चीखकर अंदर संदेश भेजता है कि बड़े साहब के बच्चे जिंदा वापस लौट आए हैं। देखते ही देखते जियांग फैमिली के मुख्य पेट्रियार्च जियांग टियान्यू और बच्चों के माता पिता दौड़ते हुए बाहर आते हैं। अपने बच्चों को सीने से लगाकर वे फूट फूट कर रोने लगते हैं। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। बच्चे बताते हैं कि वे पिछले 1 महीने से क्यून फैमिली के खौफनाक तहखाने में कैद थे और यदि ये महान युवा रक्षक न आते तो वे कभी जीवित वापस नहीं लौट पाते। जियांग फैमिली के बुजुर्ग पेट्रियार्च जियांग टियान्यू तुरंत वानफा सेक्ट के शिष्यों के सामने आदरपूर्वक झुकते हैं और भारी गले से कहते हैं कि उनके परिवार के बच्चों की जान बचाकर इन युवा नायकों ने जियांग फैमिली पर कभी न उतरने वाला उपकार किया है। वे कहते हैं कि इस महाउपकार की तुलना में उनके पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। काई बुफान तुरंत बुजुर्ग पेट्रियार्च को हाथों से थामकर ऊपर
उठाते हैं और कहते हैं कि वे इतने बड़े सम्मान के योग्य नहीं हैं। ये उनका नैतिक कर्तव्य था कि वे बेकसूरों की रक्षा करें और किसी भी अन्य की जगह वे यही करते। पेट्रियार्च जियांग टियान्यू अपनी जेब से एक बहुत ही प्राचीन और विशेष स्वर्णिम टोकन निकालकर शिष्यों को सौंपने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि ये जियांग फैमिली का सर्वोच्च आइडेंटिटी टोकन है। भविष्य में यदि इन युवा रक्षकों को कभी भी किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़े तो वे इस टोकन को लेकर आएं। उनका पूरा जियांग फैमिली उनके लिए आग और पानी में कूदने को तैयार रहेगा और बिना अपनी जान की परवाह किए उनकी मदद करेगा। क्याई बुफान बहुत ही विनम्रता से उस टोकन को स्वीकार करने से मना करते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी बच्चों के पिता बेहद गुस्से में आकर पूछते हैं कि उन दुष्ट लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि वे उनके मासूम बच्चों का अपहरण करें। वे कहते हैं कि उनका जियांग फैमिली उस नीच किन फैमिली से इस अमानवीय हरकत का बदला जरूर लेगा। ये सुनकर क्याई बुफान मुस्कुराते हैं और बताते हैं कि उन्हें क्विन फैमिली से बदला लेने के लिए कष्ट उठाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे पहले ही पूरे क्विन फैमिली का नामो निशान मिटाकर और उनके महल को पूरी तरह तबाह करके ही यहाँ आए हैं। जियांग सी भी बीच में उत्साह से भरकर गवाही देता है कि उसके बड़े भाई क्याई बुफान बिल्कुल सच कह रहे हैं। उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि जब वे किन फैमिली के चंगुल से छूटे तो किन फैमिली का विशाल महल पूरी तरह मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था और उनके खूंखार पूर्वज तथा अधिकारी मारे जा चुके थे। जियांग फैमिली के पेट्रियार्च और अन्य सदस्य ये सुनकर दंग रह जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि उनके सामने खड़े ये असाधारण युवा साधक देखने में भले ही बेहद साधारण और सीधे साधे लगे, लेकिन उनकी वास्तविक शक्ति और पराक्रम किसी महान साम्राज्य के सर्वोच्च रक्षकों से कम नहीं है। पेट्रियार्च जियांग टियान्यू बेहद आदर के साथ आग्रह करते हैं कि क्योंकि वे सब इतने दूर से यात्रा करके फेंगशिन सिटी पहुंचे हैं, इसलिए वे कुछ दिनों के लिए उनके जियांग महल में ही विश्राम करें और उनकी मेहमाननवाजी का आनंद लें। क्याई बुफान और उनके साथी इस आत्मीय निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। पेट्रियार्च अपने वफादार सेवक अंकल फ्यू को आदेश देते हैं कि वे मेहमानों को सबसे आरामदायक और भव्य कक्षों में ले जाएं। अगली सुबह फेंगशिन सिटी की मुख्य और चहल पहल से भरी सड़कों पर वानफा सेक्ट के शिष्य भ्रमण के लिए निकलते हैं। उनके साथ जियांग शी भी एक गाइड की तरह घूम रहा था। बाजार में जगह जगह स्वादिष्ट व्यंजन, भूनते हुए मीठे आलू और दुर्लभ चीजें बिक रही थीं। रास्ते में टियानबाओ पवेलियन की एक विशाल शाखा और प्रसिद्ध जुइशियनलू रेस्टोरेंट भी दिखाई देता है, जो अपनी अनोखी मड कार्प मछली के व्यंजनों के लिए पूरे शहर में जाना जाता था। इसी बीच बाजार के एक मोड़ पर वानफा सेक्ट की छोटी बच्ची मिंग्युए की नजर एक बहुत ही अनोखे जादुई जीव पर पड़ती है। वो खुशी से उछल पड़ती है, लेकिन तभी उस भीड़भाड़ वाले रास्ते पर फेंगशिन सिटी के सबसे बड़े और घमंडी घराने कियान फैमिली का बिगड़ा हुआ राजकुमार कियान शाओबाई अपने खूंखार अंगरक्षकों के साथ वहां से गुजर रहा था। कियान शाओबाई की बुरी नजर तुरंत छोटी लड़की मिंग्युए की गोद में बैठे दो अलौकिक जादुई जीवों पर पड़ती है। उन जीवों के शरीर से बहती दिव्य ऊर्जा और दुर्लभ सुंदरता को देखकर कियान शाओबाई का लालच जाग उठता है। वो अपने घमंड में भरकर आगे बढ़ता है और बेहद अकड़ के साथ कहता है कि छोटी बच्ची, तुम्हारे पास जो दो जादुई जानवर हैं वे काफी अनोखे लग रहे हैं। वो सीधे अपनी जेब से 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स निकालकर फेंकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो इन दोनों जानवरों को बिना किसी दाम के खरीद रहा है। मिंग्युए साफ शब्दों में मना कर देती है कि वो अपने प्यारे जादुई जीवों को किसी भी कीमत पर नहीं बेचेगी। कियान शाओबाई अपनी बोली बढ़ाकर 30,000 स्पिरिट स्टोन्स करता है और धमकी भरे लहजे में कहता है कि एहसान फरामोश न बनो और चुपचाप पैसे लेकर जानवरों को उसके हवाले कर दो। लेकिन बच्ची फिर से कड़े स्वर में मना कर देती है कि वो नहीं बेचना चाहती और उसे उसके रास्ते से हटने को कहती है। कियान शाओबाई का गुस्सा बढ़ जाता है। वो चिल्लाकर अपनी बोली सीधा 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स तक बढ़ा देता है और गुस्से में कहता है कि छोटी लड़की, ज्यादा लालची बनने की कोशिश मत करो। इस पूरे फेंगशिन सिटी में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो उसके शियान शाओबाई के मुंह पर ना कह सके। तभी वानफा सेक्ट के शिष्यों के साथ घूम रही अलौकिक चिड़िया शाओ होंग बर्ड का खून खौल उठता है। वो गुस्से में चहकते हुए चिल्लाती है कि इस मामूली इंसान के कीड़े की इतनी हिम्मत कि वो एक अलौकिक पवित्र चिड़िया को खरीदने का दुस्साहस करे। वो आज ही इसे भूनकर सूखा मांस बना देगी। क्याई बुफान उसे शांत करते हैं और कहते हैं कि ऐसे मामूली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म के गुंडों से निपटने के लिए उसे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, वे खुद ही इनसे निपट लेंगे। क्याई बुफान आगे आते हैं और ठंडे स्वर में कहते हैं कि चियान फैमिली का ये घमंडी राजकुमार शायद भूल रहा है कि दुनिया में हर चीज को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। चियान शाओबाई अपने अंगरक्षकों को इशारा करता है और चिल्लाता है कि इन बाहर से आए अनपढ़ लोगों को चियान फैमिली की ताकत का अंदाजा नहीं है। इनके जानवरों को छीन लो और इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि ये जिंदगी भर याद रखें। तभी जियांग फैमिली का सेवक अंकल फ्यू, जो दूर से ये सब देख रहा था, घबराकर बीच में आता है। वो कियान शाओबाई के सामने हाथ जोड़कर विनती करता है कि ये युवा रक्षक जियांग फैमिली के खास मेहमान हैं, इसलिए कृपया इस मामले को यहीं शांत कर दें।
लेकिन कियान शाओबाई घमंड में भरकर चिल्लाता है कि जियांग फैमिली की औकात उसके कियान फैमिली के सामने एक चींटी जैसी है और आज वो इन मेहमानों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। काई बुफान की सहन शक्ति की सीमा समाप्त हो जाती है। वे कहते हैं कि अंकल फ्यू और जियांग फैमिली के सम्मान की खातिर वे इस घमंडी राजकुमार की जान तो नहीं लेंगे, लेकिन इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। काई बुफान केवल एक कदम आगे बढ़ाते हैं। उनके शरीर से निकलने वाली एक ही उग्र ऊर्जा की लहर कियान शाओबाई के सभी अंगरक्षकों को हवा में उड़ा देती है। इसके बाद काई बुफान अपनी उंगली के एक ही झटके से चियान शाओबाई के दोनों घुटनों और टांगों पर प्रहार करते हैं। भयंकर कड़कड़ाहट की आवाज के साथ चियान शाओबाई की दोनों टांगों की हड्डियां पूरी तरह चकनाचूर हो जाती हैं। चियान शाओबाई दर्द के मारे जमीन पर तड़पने लगता है और खौफनाक चीखें मारने लगता है। वो चिल्लाता है कि उसकी दोनों टांगें बर्बाद हो चुकी हैं। वो रोते हुए धमकी देता है कि उसका शियान फैमिली और उसके सेंट किंग स्तर के महान दादाजी इन सबको तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। काई बुफान घृणा से उसे देखते हैं और कहते हैं कि यदि वो दोबारा कभी उनके सामने आया तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। उसके घबराए हुए नौकर अपने आधे मरे मालिक को उठाकर बदहवास होकर वहां से भाग खड़े होते हैं। आसपास मौजूद फेंगशन सिटी के नागरिक और व्यापारी ये खौफनाक नजारा देखकर कांप उठते हैं। वे आपस में खुसफुसाने लगते हैं कि इन विदेशी साधकों ने बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे दी है। कियान फैमिली पूरे शहर में सबसे निर्दयी और अत्याचारी माना जाता है और उनके सर्वशक्तिमान एंसेस्टर एक शक्तिशाली सेंट किंग है। इन युवाओं का अब फेंगशन सिटी से जिंदा बचकर निकलना नामुमकिन है। अंकल फू घबराकर काई बुफान से कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है और कियान शाओबाई की टांगे तोड़कर उन्होंने कियान फैमिली के भयंकर गुस्से को भड़का दिया है। अंकल फ्यू कहते हैं कि उन्हें तुरंत जियांग महल वापस लौटकर पेट्रियार्च को इस पूरी घटना से अवगत कराना होगा। वहीं दूसरी तरफ जियांग फैमिली के मुख्य दरबार में पेट्रियार्च जियांग टियान्यू और उनके बेटे जियांग चांगचिंग अपने पारिवारिक मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी अंकल फ्यू बदहवास हालत में दौड़ता हुआ कमरे में प्रवेश करता है। पेट्रियार्च उसकी घबराई हुई स्थिति को देखकर डांटते हैं और कहते हैं कि वो अपनी उम्र का लिहाज रखे और धीरे धीरे बताए कि क्या हुआ है। अंकल फू हाँफते हुए बताता है कि बाजार में एक भयंकर घटना घट गई है। कियान फैमिली का बिगड़ा हुआ राजकुमार कियान शाओबाई वानफा सेक्ट के शिष्यों की अलौकिक चिड़िया और जादुई जीवों को जबरन छीनने की कोशिश कर रहा था। जब शिष्यों ने मना किया तो उसने अपनी कियान फैमिली की ताकत का खौफ दिखाकर उन्हें मारने की कोशिश की। अंकल फू बताता है कि जब कियान शाओबाई ने लगातार धमकियां दी तो उन अद्भुत युवा रक्षक काई बुफान ने आगे बढ़कर एक ही वार में कियान शाओबाई की दोनों टांगों को हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज कर दिया है। ये सुनते ही पेट्रियार्च जियांग टियान्यू के हाथ से चाय का प्याला छूटकर जमीन पर गिर जाता है। उनका चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है। वे चिल्लाकर कहते हैं कि चियान शाओबाई चियान फैमिली का इकलौता और सबसे लाडला पोता है। उसकी टांगे टूट जाने का मतलब है कि चियान फैमिली पूरे जियांग फैमिली पर कहर बनकर टूटेगी। पेट्रियार्च तुरंत अपने बेटे से कहते हैं कि मामला अत्यंत गंभीर हो चुका है। वे बिना एक पल की देरी किए अपनी पत्नी को बुलाएं और तुरंत अपने सबसे महान एंसेस्टर से इस बारे में सलाह लें कि इस विनाशकारी युद्ध को कैसे रोका जाए। पेट्रियार्च जियांग टियान्यू निर्णय लेते हैं कि कियान फैमिली हमेशा से ही बेहद क्रूर और घमंडी रही है, इसलिए वे पहले नम्रता का रुख अपनाएंगे। वे स्वयं अपने बेटे के साथ कियान फैमिली के महल जाएंगे और उनसे क्षमा मांगते हुए भारी हर्जाने की पेशकश करेंगे। लेकिन वे अपने बेटे को सचेत करते हैं कि यदि कियान फैमिली ने उनकी नम्रता का गलत फायदा उठाया और पूरे जियांग फैमिली को मिटाने पर आमादा हो गई तो वे भी अपनी कमजोरी नहीं दिखाएंगे और अंतिम सांस तक मुकाबला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कियान फैमिली के विशाल महल के भीतर मातम और भयंकर गुस्से का माहौल छाया हुआ था। कियान फैमिली के पेट्रियार्च अपनी आंखों के सामने अपने लाडले बेटे कियान शाओबाई को लहूलुहान और टूटी टांगों के साथ तड़पते देखकर गुस्से से पागल हो रहे थे। वैद्य और डॉक्टर उसकी टांगों को जोड़ने में नाकाम साबित हो रहे थे। कियान शाओबाई रोते हुए अपने पिता और दादाजी से भीख मांगता है कि वे उन जियांग फैमिली के नीच मेहमानों को पकड़कर लाएं और उनकी खाल उधेड़कर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालें। कियान शाओबाई की माँ भी फूट फूट कर रोते हुए अपने पति को उकसाती है कि वे अपने बेटे की इस हालत का बदला लेने के लिए जियांग फैमिली का नामो निशान मिटा दें। कियान फैमिली के पेट्रियार्च गुस्से में अपनी मेज पर घूंसा मारते हैं, जिससे मेज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वे गरजते हुए अपने मुख्य बटलर शियान को आदेश देते हैं कि वे तुरंत कियान फैमिली के सभी खूंखार रक्षकों, मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञों और अधिकारियों को इकट्ठा करें। वे खुद जाकर जियांग महल का घेराव करेंगे और उन सभी दोषियों को घसीटकर बाहर लाएंगे। इसी बीच जियांग फैमिली के महल के भीतर पेट्रियार्च जियांग टियान्यू वानफा सेक्ट के शिष्यों से मुलाकात करते हैं। वे बेहद चिंतित स्वर में बताते हैं कि चियान फैमिली कभी भी इस अपमान को सहन नहीं करेगी और वे पूरे सशस्त्र बल के साथ हमला करने आ रहे होंगे। पेट्रियार्च आग्रह करते हैं कि काई बुफान और उनके साथी तुरंत फेंगशन सिटी छोड़ दें और जितना दूर हो सके भाग जाएं। लेकिन काई बुफान बेफिक्र होकर मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं कि एक मामूली और नीच चियान फैमिली की उनके सामने कोई औकात नहीं है।
यदि वे सीधे तरीके से नहीं मानते और गुंडागर्दी पर उतरते हैं तो उन्हें एक और शियान फैमिली का नामो निशान मिटाने में कोई झिझक नहीं होगी। पेट्रियार्च जियांग ये सुनकर दंग रह जाते हैं कि ये युवा किसी पूरे शक्तिशाली घराने को मिटाने की बात इतनी आसानी से कैसे कर रहे हैं। तभी महल के बाहर से भयंकर धमाके और चीख पुकार की आवाजें आने लगती हैं। कियान फैमिली के पेट्रियार्च कियान जियांगे अपनी सैकड़ों खूंखार सेना के साथ जियांग फैमिली के मुख्य द्वार को तोड़कर भीतर घुस आते हैं। कियान जियांगे गरजते हुए चिल्लाते हैं कि जियांग चांगकिंग तुरंत उस नीच कीड़े को उनके हवाले कर दे जिसने उनके बेटे की टांगे तोड़ी हैं, अन्यथा आज जियांग फैमिली के एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा और उनका पूरा महल शमशान बना दिया जाएगा। पेट्रियार्च जियांग टियान्यू और उनके बेटे बाहर आते हैं। पेट्रियार्च बहुत ही नम्रता से कहते हैं कि उनके बच्चे की गलती थी कि उसने पहले हमला किया, लेकिन फिर भी जियांग फैमिली इस दुखद घटना के लिए 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का भारी जुर्माना और हर्जाने की भरपाई करने को तैयार है ताकि दोनों घरानों के बीच का युद्ध टल सके। लेकिन कियान जियांगे घमंड में अंधा होकर हंसता है और चिल्लाता है कि उसकी कियान फैमिली को उनके तुच्छ पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने दोषियों को तुरंत उसके हवाले नहीं किया तो वो पूरे जियांग महल को राख में मिला देगा। तभी क्याई बुफान बड़े आराम से आगे आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कियान शाओबाई की टांगे उन्होंने ही तोड़ी थीं। वे कियान जियांगे की आंखों में देखते हुए चुनौती देते हैं कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो आकर अपनी ताकत दिखाए। कियान जियांगे गुस्से से पागल होकर चिल्लाता है कि इस छोटे कीड़े की इतनी हिम्मत। वो अपने सबसे शक्तिशाली अंगरक्षकों और अधिकारियों को आदेश देता है कि वे तुरंत झपटकर इस लड़के की बोटी बोटी काट दें और इसे ऐसी मौत दें कि इसकी आत्मा भी कांप उठे। क्याई बुफान और हुआ एन एक दूसरे को देखते हैं। क्याई बुफान अपनी मुट्ठी भींचते हैं और अपनी प्रचंड युद्ध ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। एक ही झटके में हवा में एक ऐसा भयंकर दबाव बनता है कि चियान फैमिली के दर्जन भर रक्षक हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं और उनके सीने की हड्डियां टूट जाती हैं। हुआ एन अपनी जादुई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए शत्रुओं पर स्वर्णिम प्रहार करते हैं। देखते ही देखते चियान फैमिली के उच्च अधिकारी जमीन पर गिरकर तड़पने लगते हैं। अपनी पूरी फौज को पलक झपकते ही धराशायी होते देखकर चियान जियांगे के होश उड़ जाते हैं। वे अपनी जान संकट में देखकर आसमान की तरफ मुंह करके चीखते हैं और अपने सर्वशक्तिमान पूर्वज एंसेस्टर चियान को रक्षा के लिए पुकारते हैं। तभी आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और एक भयंकर गला देने वाली सेंट किंग स्तर की अलौकिक ऊर्जा पूरे शहर पर भारी दबाव की तरह बरसने लगती है। आसमान चीरते हुए खियान फैमिली के सर्वोच्च बुजुर्ग एंसेस्टर ओल्ड मॉन्स्टर खियान प्रकट होते हैं। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वे देखते हैं कि उनके दर्जनों वंशज और रक्षक जमीन पर लाश बनकर पड़े हैं। ओल्ड मॉन्स्टर खियान कड़कड़ाती आवाज में चिल्लाते हैं कि जियांग फैमिली की इतनी हिम्मत कि वे उनके वंशजों का कत्ल करें। आज वे पूरे जियांग फैमिली की बलि देकर अपने क्रोध को शांत करेंगे। पेट्रियार्च जियांग टियान्यू ये देखकर घबरा जाते हैं। वे अपने बेटे जियांग चांगचिंग से फुसफुसाकर कहते हैं कि वे किसी भी तरह इस बूढ़े राक्षस को रोक कर रखेंगे और उनका बेटा तुरंत परिवार के छोटे बच्चों को लेकर गुप्त रास्ते से शहर छोड़कर भाग जाए। लेकिन उनका बेटा अपने पिता को अकेले छोड़कर जाने से मना कर देता है। क्याई बुफान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि एक मामूली सेंट किंग के सामने इतने घबराने की आवश्यकता नहीं है। वे चुटकी बजाते ही उसे हमेशा के लिए शांत कर सकते हैं। वे अपनी कंधे पर बैठी नन्ही बच्ची मिंग्युए की तरफ देखते हैं और उसके कंधे पर बैठी लाल चिड़िया शाओहोंग बर्ड को इशारा करते हैं। क्याई बुफान कहते हैं कि इस अहंकार से भरे बूढ़े को सही सबक सिखाने का समय आ गया है। नन्ही अलौकिक चिड़िया शाओहोंग बर्ड उड़कर आसमान में जाती है। देखते ही देखते उसका छोटा सा रूप एक विशाल, दिव्य और ब्रह्मांडीय फीनिक्स यानी अलौकिक अमर पक्षी के रूप में बदल जाता है। पूरे आसमान में अमरता की पवित्र ज्वालाएं फैल जाती हैं। उसकी एक ही फुंकार से पूरा आसमान स्वर्णिम रोशनी से भर जाता है। एंसेस्टर ओल्ड मॉन्स्टर चियान ये नज़ारा देखकर फटी आंखों से देखता रह जाता है। उसकी पूरी सेंट किंग डोमेन उस फीनिक्स की एक ही चीख से तिनके की तरह बिखर जाती है। वो हकलाते हुए चीखता है कि ये असंभव है। एक पौराणिक क्वासी एम्परर स्तर का फीनिक्स यहाँ कैसे हो सकता है। फीनिक्स अपनी दिव्य पूंछ का एक ही प्रहार करता है। उस स्वर्णिम ज्वाला की चपेट में आते ही ओल्ड मॉन्स्टर चियान का पूरा शरीर पलक झपकते ही जलकर भाप बन जाता है। वो अपना आत्मघाती विस्फोट करने का प्रयास भी नहीं कर पाता और हवा में गायब हो जाता है। अपने सर्वशक्तिमान सेंट किंग पूर्वज को हवा में गायब होते देखकर चियान फैमिली के बचे हुए रक्षकों और पेट्रियार्च कियान जियांगे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका मुख्य सहारा और रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी। चियान फैमिली के लोग समझ जाते हैं कि अब उनका अंत निश्चित है। वे अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर अपने हथियार फेंककर चारों दिशाओं में भागने लगते हैं। क्याई बुफान और हुआ एन कड़े स्वर में आदेश देते हैं कि जितने भी दुष्ट और अत्याचारी अधिकारी हैं उन्हें चुन चुनकर खत्म किया जाए।
वे कियान फैमिली के विशाल महल पर धावा बोलते हैं। लेकिन जैसा कि वानफा सेक्ट का नियम था, वे केवल उन्हीं लोगों को दंडित करते हैं जिन्होंने काले कारनामे और अत्याचार किए थे। महल में काम करने वाले निर्दोष नौकरों और सेवकों को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद कियान फैमिली के सभी गुप्त खजानों, तिजोरियों, गोदामों और अंडरग्राउंड वॉल्ट्स की पूरी तरह से जांच की जाती है। जब सभी स्टोरेज रिंग्स को इकट्ठा किया जाता है तो उनमें हजारों सालों से जमा किए गए असीम स्पिरिट स्टोन्स, दुर्लभ जड़ी बूटियां, प्राचीन हथियार और अलौकिक खजाने भरे पड़े थे। काई बुफान और हुआ एन मुस्कुराते हुए वे सारे खजाने जियांग फैमिली के पेट्रियार्च जियांग टियान्यू के हाथों में सौंप देते हैं। वे कहते हैं कि ये सारे संसाधन अब जियांग फैमिली के हैं ताकि वे अपने परिवार का विकास कर सकें। पेट्रियार्च जियांग ये देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। वे कहते हैं कि ये धन इतना विशाल है कि उनके जियांग फैमिली की आने वाली कई पीढ़ियां दशकों तक ऐशो आराम से रह सकती हैं। काई बुफान बहुत ही सरलता से कहते हैं कि उन्हें केवल कुछ चमकने वाले लोहे के टुकड़े यानी साधारण धातुएं चाहिए ताकि वे अपनी साधना का अभ्यास कर सकें। बाकी सब संपत्ति जियांग फैमिली की है। वे जियांग फैमिली को टूटे हुए घरों और सड़कों की मरम्मत करने का जिम्मा सौंपते हैं। इस भयंकर घटना के तुरंत बाद जोंगजो के अन्य शक्तिशाली साम्राज्य घरानों के गुप्तचरों को इस अद्भुत घटना की भनक लग जाती है। शुआन्युआन क्लैन के पेट्रियार्च के दरबार में उनका मुख्य गुप्तचर दौड़ता हुआ आता है और एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुप्त रिपोर्ट सौंपता है। गुप्तचर बताता है कि फेंगचिन सिटी में एक भयंकर घटना घटी है जहां शियान फैमिली का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस घटना के पीछे 5 अनजान युवा साधक थे जिनके साथ एक क्वासी एम्परर स्तर का अलौकिक फीनिक्स पक्षी मौजूद था। गुप्तचर बताता है कि उन 5 युवाओं में सबसे बड़े युवक की उम्र केवल 20 साल के आसपास थी, जबकि सबसे छोटी बच्ची केवल 15 साल की थी और वो अजेय फीनिक्स उसी 15 साल की बच्ची के कंधे पर बैठता था। शुआन्युआन क्लैन के पेट्रियार्च ये सुनकर दंग रह जाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या उन्होंने उन युवाओं की असली पृष्ठभूमि और संप्रदाय का पता लगाया है। गुप्तचर बताता है कि कोई नहीं जानता कि वे किस गुप्त संप्रदाय से आते हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने शुइजे सिटी के किन फैमिली के सेंट पूर्वज को भी एक ही झटके में मार डाला था। उस समय उस युवक के सीने से एक पौराणिक स्वर्णिम रोशनी निकली थी जिसने आसमान से कयामत की आकाशीय बिजली को आकर्षित किया था। पेट्रियार्च की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे चिल्लाकर कहते हैं कि सीने से पौराणिक रोशनी और आकाशीय कयामत का उतरना केवल एक ही चीज का संकेत है। उस युवक के शरीर में पौराणिक सुप्रीम बोन फिजिक यानी सर्वोच्च हड्डी का अलौकिक शरीर मौजूद है। पेट्रियार्च समझ जाते हैं कि जिन युवाओं के पीछे क्वासी एम्परर स्तर के दो अलौकिक जादुई जीव पहरा दे रहे हों और जिनके पास पौराणिक सुप्रीम बोन हो, उनके पीछे की गुप्त ताकत पूरे शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट को एक ही झटके में हिलाने की क्षमता रखती है। वे तुरंत अपने गुप्तचरों को आदेश देते हैं कि जब तक उन युवाओं की असली पहचान और उनके पीछे मौजूद संप्रदाय का पूरी तरह खुलासा नहीं हो जाता, तब तक उनके साथ कोई दुश्मनी या सीधा संपर्क न बनाया जाए। केवल दूर से शांत रहकर उनकी हर एक हरकत पर पैनी नजर रखी जाए। इसी बीच शुआन्युआन क्लैन का सबसे प्रतिभाशाली और घमंडी युवा राजकुमार शुआन्युआन किंग, जिसके पास पौराणिक प्राइमोर्डियल सॉर्ड एम्परर बॉडी था, बेहद अहंकार से हंसता है। वो कहता है कि यदि वो सुप्रीम बोन वाला युवा आगामी हेवनली प्राइड अरीना यानी युवा महारथियों के महामुकाबले में आने की हिम्मत करता है तो वो उसे अपने पैरों तले कुचलकर अपनी महानता का सीढ़ी बना लेगा। लेकिन उसके परिवार के बुजुर्ग उसे चेतावनी देते हैं कि वो अति आत्मविश्वास में न रहे, क्योंकि सुप्रीम बोन किसी भी मामले में उसकी स्वॉर्ड बॉडी से कम शक्तिशाली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जियांग फैमिली के शांत और आध्यात्मिक माहौल वाले गेस्ट कोर्टयार्ड के भीतर वानफा सेक्ट के मुख्य शिष्य काई बुफान, हुआ एन और सीनियर सिस्टर चिंग चेंग एक साथ एकत्रित होते हैं। काई बुफान और हुआ एन अपने चेहरे पर उग्र और असीम ऊर्जा का एहसास करते हुए बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हुए भयंकर युद्धों और अनुभवों के कारण उनकी साधना का स्तर टूटने की कगार पर पहुंच गया है। वे चाहते हैं कि अपनी आगे की यात्रा शुरू करने और हेवनली प्राइड अरीना में भाग लेने से पहले वे जियांग फैमिली के महल में ही कुछ दिनों के लिए ध्यान में बैठकर अपने साधना स्तर को एक नए शिखर पर ले जाएं। सीनियर सिस्टर किंग चेंग मुस्कुराते हुए उन्हें सहमति देती हैं और कहती हैं कि वे दोनों निश्चिंत होकर अपनी साधना में लीन हों। वे बताती हैं कि उन्होंने भी इस यात्रा के दौरान अपनी साधना को काफी निखारा है और वे भी हेवनली किंग रियल्म के शिखर को छूने वाली हैं। इसके बाद वे सेक्ट मास्टर लू चेन द्वारा दी गई अलौकिक संवर्धन गोलियों का सेवन करके अपनी ताकत को एक ऐसे स्तर पर ले जाएंगे जहां पूरे जोंगजो का कोई भी घमंडी युवा महारथी उनका मुकाबला न कर सके। अब हम देखते हैं कि जियांग फैमिली के उस परम पवित्र और अलौकिक मेडिटेशन स्पॉट के भीतर सन्नाटा छाया हुआ था। ये स्थान पूरे जियांग महल का सबसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध क्षेत्र था, जहां साधारण दिनों में किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी ताकि साधकों के ध्यान में कोई खलल न पड़े।
पेट्रियार्च जियांग टियान्यू बहुत ही आदर और कृतज्ञता के साथ वानफा एम्परर सेक्ट के शिष्यों को यहाँ छोड़ते हुए कहते हैं कि वे सभी इस स्थान पर पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और बिना किसी चिंता के अपनी गहन साधना शुरू कर सकते हैं। सीनियर ब्रदर निंग टियान और उनके साथी पेट्रियार्च जियांग के इस पुख्ता और सुंदर इंतजाम के लिए उनका दिल से धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि वे अगले कुछ दिनों तक यहीं एकांत साधना यानी सिक्लूजन में रहेंगे। जैसे ही पेट्रियार्च जियांग वहां से प्रस्थान करते हैं, वानफा सेक्ट के शिष्यों का गहन अभ्यास शुरू हो जाता है। काई बुफान अपने भीतर उबलती हुई प्रचंड युद्ध ऊर्जा को महसूस करते हैं। उनके शरीर का साविज बैटल बॉडी कायाकल्प के एक नए दौर से गुजरने लगता है। वे अपने ध्यान में गहराई से उतरते हैं और उनके शरीर से अलौकिक स्वर्णिम रोशनी का विस्फोट होता है। उनकी मांसपेशियां, नसें और हड्डियां असीम ऊर्जा के साथ चमकने लगती हैं। काई बुफान महसूस करते हैं कि उनके सैवेज बैटल बॉडी की ताकत केवल कुछ ही पलों में कई गुना बढ़ चुकी है। उनकी साधना की सीमाएं टूट जाती हैं और वे आधिकारिक रूप से पीक हेवनली किंग रियल्म यानी स्वर्गिक राजा के सर्वोच्च शिखर को पार करके सीधे सेंट रियल्म के उग्र द्वार पर दस्तक देने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ह्युआ एन भी अपनी साधना में पूर्ण समर्पण के साथ लीन थे। उनके शरीर के चारों तरफ अलौकिक चक्र घूमने लगते हैं और उनके आध्यात्मिक ढांचे से स्वर्णिम किरणें फूटने लगती हैं। ह्युआ एन बेहद संतुष्टि के साथ अपनी बंद आंखों से महसूस करते हैं कि उन्होंने भी पीक हेवनली रियल्म के सर्वोच्च शिखर को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। वे जानते थे कि पीक हेवनली रियल्म को पार करने के बाद अब समय आ गया है कि वे अपने सेक्ट मास्टर लू चैन द्वारा भेंट में दी गई उस अलौकिक संवर्धन गोली यानी कल्टीवेशन पिल का सेवन करें। जैसे ही ह्युआ एन उस विशेष दिव्य गोली को बाहर निकालते हैं, केवल उसकी दिव्य सुगंध से ही उनके कमरे की हवा पूरी तरह से आध्यात्मिक रोशनी से भर जाती है। ह्युआ एन उस गोली को निगलते हैं और पलक झपकते ही उनके शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक महासमुद्र उफन पड़ता है। उनकी साधना का स्तर इतनी प्रचंड तेजी से छलांग लगाता है कि वे सीधे सेंट रियल्म यानी संत साम्राज्य के सर्वोच्च शिखर पीक ऑफ सेंटहुड पर पहुंच जाते हैं। इसी बीच जियांग फैमिली के मुख्य कक्ष के भीतर पेट्रियार्च जियांग टियान्यू और परिवार के ग्रैंड एल्डर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। ग्रैंड एल्डर बहुत ही उत्सुकता से कहते हैं कि उन युवाओं का प्रतिभा और साधना स्तर बेहद असाधारण और अकल्पनीय है। वे जिस तरह से आसानी से अपने स्तरों को तोड़ रहे हैं, उससे ये साफ झलकता है कि वे किसी बहुत बड़े और प्राचीन महासंप्रदाय के शीर्ष शिष्य हैं। ग्रैंड एल्डर सवाल उठाते हैं कि आखिर वे किस महान संप्रदाय से आते होंगे, लेकिन पेट्रियार्च जियांग टियान्यू तुरंत अपने एल्डर को टोकते हैं और गंभीरता से कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर को इस मामले में ज्यादा छानबीन करने या उनकी पृष्ठभूमि को टटोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेट्रियार्च समझाते हैं कि वे भले ही किसी भी संप्रदाय से आते हों, सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम सत्य केवल इतना है कि वे जियांग फैमिली के परम रक्षक और महान उपकारी हैं। ग्रैंड एल्डर अपनी उत्सुकता पर लज्जित होते हैं और स्वीकार करते हैं कि उनसे सोचने में भूल हुई थी और पेट्रियार्च की बात पूरी तरह से उचित है।